हेलो दोस्तों। मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 28 और पेज नंबर 57 ऑफ एसपीडी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। मतलब शताब्दी एक्सप्रेस का जो नाम है वो किसके जरिए पे दिया गया, उपलक्ष्य पे जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा गया। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई थी? कपूरथला में, जो कि पंजाब में है। हेल्बिड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। कहाँ? हेल्बिड में, जो कि कौन सा मंदिर है? होयसलेश्वर मंदिर, जो कहाँ है? आपके कर्नाटका में। कहाँ हो गया? कर्नाटका में। और जो हेल्बिड है वो क्या है? होयसल वंश की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम क्या है? द्वार समुद्र। ये भी क्वेश्चन आता है कि होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वो द्वार समुद्र था। अभी नया नाम इसका क्या हो गया? हेल्बिड। और ये मंदिर जो है होयसलेश्वर मंदिर, ये किससे संबंधित है? भगवान शिव से। और होयसल वंश के अगर शासन काल के बारे में बोला जाए तो वो कब से कब तक था? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक होयसल वंश ने शासन किया था। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। अपकेंद्रन में क्या होता है कि वस्तु अगर मतलब एक तरह से राउंड चीज में चल रही है, गोल ये में, तो वो बाहर की ओर फेंकाती हुई महसूस होगी। बाहर की ओर एक आभासी बल लगता है। कैसा बल? आभासी बल। तो उसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रन बोलते हैं। जैसे आपका कार का घूमना, कार में जैसे कि हम ये जाते समय जब टर्निंग होता है तो हम लोग बाहर की ओर लगता है कि जैसे फेंका रहे हैं, वो किसके कारण होता है? अपकेंद्री बल के ही कारण होता है। फिर कपड़ा सुखाने का मशीन, वही वॉशिंग मशीन, उसमें भी क्या होता है? अपकेंद्रन के कारण ये चारों ओर फेंकता है, अपकेंद्रन बल लगता है, जिसके कारण ये कपड़ा सूखता है। फिर क्रीम सेपरेटर, जो दूध में से क्रीम निकालने वाला मशीन होता है, उसमें भी क्या होता है? वो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन यही आ जाता है कि अपकेंद्रन के सिद्धांत पे कौन सी मशीन काम करती है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है लेकिन छोटा और उल्टा होता है। और जब ये इसकी इंफॉर्मेशन दिमाग के पास जाती है तो वो क्या करता है? इसका सीधा चित्र बनाता है। कैसा? सीधा, उल्टा नहीं, सीधा। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। उसमें क्या है आपका? एवरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? रॉकेट में जो पीछे की ओर बल छोड़ता है वही आगे की ओर लगता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, एक घूर्णनी, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम स्ट्राबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्ट्राबोस्कोप के द्वारा। और टेकोमीटर में भी यही होता है। क्या करता है वो? आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो गाड़ी का जो टायर होता है, चक्का होता है, वो कितना बार 1 मिनट में कितना रोटेशन करेगा, वो इसी से मापा जाता है, आरपीएम के द्वारा, स्ट्राबोस्कोप यंत्र से। नेक्स्ट है, और टेकोमीटर यंत्र भी। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्या हुआ था कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, जिसमें गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी। तो गरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे? आपके हो गए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ऐसे याद रखा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इनका मांग था कि स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता एक साथ मिल जाए। मतलब ये डायरेक्ट स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और वहीं जो नरम दल था उसमें कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। इन लोगों का मांग क्या था? कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की मांग कर रहे थे ये लोग। इसी बात पे दोनों में अनबन हो गया और दो गुट में कांग्रेस बढ़ गया था, जो कि फिर दोबारा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से मिल गया था। 1907 के बाद 1916 में। और इसके अगर अध्यक्ष बोले जाएंगे, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो रामदास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट है, प्रति सेकेंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। कितना होता है? 9.549 आरपीएम के बराबर। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जिससे लोहे की कमी से रोग हो रहा है, उसमें क्या होता है कि आरबीसी की कमी हो जाती है, जिस कारण से शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और थकान महसूस होता है, चक्कर आता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक थे। चरक क्या थे? एक चिकित्सक आयुर्वेद थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, चरक संहिता।
और ये किसके दरबार में थे? ये थे कनिष्क के दरबार में। 6वीं से 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। किस समय? 6वीं और 8वीं शताब्दी के समय में। तो पल्लव और चालुक्य दोनों ने मंदिर बनाने में बहुत ध्यान दिया था। क्या करने में? मंदिर बनाने में। पल्लव 3री से 9वीं शताब्दी और चालुक्य 6ठी से 12वीं शताब्दी तक राज किया था। और चालुक्य कितने थे? 3 थे। एक वातापी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे कहाँ से गुजरती है? वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से। तो थोड़ा सा कोंकण रेलवे के बारे में देखेंगे। ये मुंबई से मैंगलोर के बीच में चलती है। कहाँ से? मुंबई से मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटका। और कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर गुजरती है। और ये बहुत ही कठिन वाली रास्ता है, मतलब पूरा पहाड़ वहाड़ से है ना, तो ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी भी होता है। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कोंकण के बारे में कि जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे कोंकण है, कहाँ पे मालाबार है। तो पहले आ गया आपका कोंकण 3 वर्ड, फिर हो गया मालाबार 4 वर्ड, और ये हो गया कोरोमंडल 5 वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कोंकण, आपका मालाबार और कोरोमंडल 3, 4, 5 वर्ड का। ये रिदम में याद करने के लिए बस जस्ट इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गोकाक प्रपात बेलगावी में है। गोकाक प्रपात कहाँ पे हो गया? बेलगावी में, जो कि कर्नाटका में है। गोकाक प्रपात प्रपात कहाँ हो गया? कर्नाटका में, बेलगावी जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स उत्तल होता है। मेनिक्स कैसा होता है? वो उत्तल हो जाता है। तो मेनिक्स क्या होता है? ये मान लीजिए ये मैंने कांच का प्रश्नाली बनाया, 2 बना दिया, इसमें क्या रख दिया मैंने पानी रख दिया, और इसमें पारा। तो पानी जो है कैसे बनेगा? पानी का इस तरह से शेप बनेगा, मतलब पूरा इतना गड्ढा नहीं होता है। और पारे का कैसे बनेगा? पारे का ऐसे बनेगा, उठा हुआ उत्तल, और ये अवतल बनेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ये जो पानी है, ये शीशे के साथ कैसा असंजक, मतलब क्या होता है? सेम पदार्थों में कैसा बल लगता है? ससंजक बल। अगर ये पारा है या फिर मान लीजिए पानी है, तो पानी के अणु दूसरे पानी के अणु के साथ कौन सा बल लगाएंगे? ससंजक बल। और इसके शीशे के साथ कौन सा लगाएंगे? पानी का अणु असंजक बल, असंजक बल। तो पानी के टाइम में क्या होता है कि ससंजक बल से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है असंजक बल, जिसके कारण पानी क्या है? इधर ज़्यादा खींचा जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है और नीचे में बीच में गहरा हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ससंजक बल जो रहता है आपके ये में क्या बोलते हैं, पारे में, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। ससंजक बल पारे पारे में ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपस में बन जाते हैं और ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है वैसा। और ये क्या होता है? ये असंजक बल लगेगा यहाँ पे, और ये पारा के आपस तत्वों में क्या लगेगा? ससंजक बल। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है शेप? उत्तल शेप में बन रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। पहला तो वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच में। ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और ये अकबर की तरफ से कौन था? राजा मान सिंह था। और ये युद्ध लड़ा गया था 1576 में, जिसमें ये युद्ध निर्णायक नहीं हुआ था, मतलब ना महाराणा प्रताप की हार हुई थी, ना ही अकबर की विजय हुई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप वहां से जंगल की ओर चले गए थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जो भी राज हारे थे वो धीरे धीरे उन्होंने वापस ले लिया। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और ये किसे काटने से होता है? जानवरों को काटने से होता है, मेनली कुत्ता को बोल सकते हैं, कुत्ता काटने से होता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात, जिसकी तटीय रेखा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। और वहीं अगर अंडमान का बोलेंगे तो उसका कितना है? 1962। लेकिन ये राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य सिर्फ गुजरात हो गया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। कौन आया था? न्यूनीज विजयनगर। और विजयनगर कौन कौन से पुर्तगाली ये आए थे, यात्री आए थे? केडीआर के टाइम में आए थे 2, निकोलो डी कॉन्टी और दुआर्ते बारबोसा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किधर गया मैं बताया हूँ,
नहीं बताया हूँ, चलो आगे होगा बताऊंगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला द्वितीय, पहला हो गया 67 से 69, दूसरा हो गया 80 से 84, तीसरा हो गया 90 से 92, चौथा 99। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मैंगलोर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और दूसरे के टाइम में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी कैंसर से। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश के चमोली गांव में चलाया गया था। किस गांव में? चमोली गांव में, जो कि अब उत्तराखंड का पार्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये बोल दे कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था और वहाँ पे उत्तराखंड भी ऑप्शन है, तो आपको सोच समझ के देखना है। एक ही ऑप्शन रहेगा तो उत्तराखंड रहेगा तो उत्तराखंड मारेंगे, या तो उत्तर प्रदेश मारेंगे। तो ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुए थे? लोग पेड़ से चिपक गए थे उसको ना काटने देने के लिए। और इसकी उसको क्या बोलते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुन्ना ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुन्ना ने। ये और से वैसे बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया था, उसमें भी ये थे। फिर टिहरी बांध का परियोजना के टाइम जो थी आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, किधर गया? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोग फॉल कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोग फॉल कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, देश में पहला मोबाइल बैंक। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य में की गई थी पहला मोबाइल बैंक की स्थापना। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी कर्नाटका जिले में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? बेल्लारी जिले में, जो कि कर्नाटका का एक जिला है, वहाँ स्थित है। और हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य का 1336, तो उसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में। वहाँ पे 4 वंश ने शासन किया था, संगम वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो संगम वंश था 1336 से शुरू हुआ था 1485, 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 और अराविडु वंश कब हो गया? 1570 से 1646। और तालीकोटा का जो द्वितीय ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565, नॉट 1600, इट्स 1565। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। एक्चुअली 8 नहीं, ये 9 पिन जोन में विभाजित है। एक भारतीय सेना का है। तो टोटल कितने? 9 पिन है। तो 8 पिन मतलब क्या कि 8 पिन में मतलब कि एक पिन में कुछ राज्य है, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब एक पिन 1 में आ गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मान लीजिए कहीं का पिन 80 से शुरू हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, तो वो कुछ राज्यों को डिनोट करता है। तो पहला जो वर्ड होता है 1 2 3 4 ये सब, वो एक एरिया को डिनोट करता है, मतलब बहुत सारे राज्यों को। फिर वो दूसरा और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? वो पे जगहों को ये डिनोट करते हैं। और बाकी जो 3 लास्ट डिजिट होता है वो वहाँ के डाकघर को। नेक्स्ट है चंपू, गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। चंपू क्या है? गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। कब किया गया था? 1853 में किया गया था। कब किया गया था? 1853 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी। 48 से 56, राजहड़प नीति, पीडब्ल्यूडी और डाक प्रणाली, ये सब लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। क्यों? क्योंकि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि संगम वंश के थे 1336 में। ये तो ऊपर लिखा हुआ है भाई। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिण अंडमान में, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अंडमान जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मैं वहाँ गया हूँ घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत बीच है। उसके बाद सेलुलर जेल हो गया, जिसे काला पानी जेल बोलते हैं, वो भी यहीं था। और यहाँ पे जो है 1943 में 30 दिसंबर 1943 को जो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराया गया था, और इसको स्वतंत्र मान लिया गया था। स्वतंत्रता का मतलब अगर देखा जाएगा सबसे पहले कौन सा पार्ट स्वतंत्र हुआ था, तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पे झंडा फहराया गया था। लिब्राहन आयोग
अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच से संबंधित था। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित था? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था उसके जांच से संबंधित था। और उस समय ये मनमोहन लिब्राहन के नाम पे ये लिब्राहन आयोग पड़ा था, जो कि जज थे और इसके हेड हो गए थे। नेक्स्ट कहाँ है, कहाँ? यस, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। मतलब भारत की मौद्रिक नीति को कौन देखता है? आरबीआई देखता है। तो एफडीआई मतलब फॉरेन से जो भी आपका फंड इन्वेस्ट हो रहा है या जो भी मनी आ रहा है उसका अभिरक्षक कौन होगा? फॉरेन एक्सचेंज को कौन देखेगा? वो आरबीआई देखेगा। गांधी जी ने चौरी चौरा 5 फरवरी नहीं, एक्चुअली 4 फरवरी, पता नहीं हर जगह 5 फरवरी क्यों दिया हुआ इसमें। तो 4 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। और ये चौरी चौरा कांड जब 4 फरवरी को हुआ था उसके बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मैकडोनाल्ड द्वारा। और ये कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। तो कम्युनल अवार्ड को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पांचाट, जो कि 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। उसमें क्या था कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदाय, जैसे कि आपका दलित समुदाय हो गया, उन लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। जिसके बाद गांधी जी चले गए थे अनशन पे यरावदा जेल में। यरावदा जेल पुणे में वो थे, वहाँ पे वो अनशन में चले गए। तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई भीमराव अम्बेडकर से और उन्होंने उनके साथ पूना पैक्ट किया। कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जिसमें उन्होंने विधानमंडल में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी थी कि दलित जो भी है उनको अलग से निर्वाचन मंडल देना, उससे क्या होगा? देश बढ़ जाएगा और हमारे स्वतंत्रता के टारगेट जो है, मतलब हम लोग जो स्वतंत्रता अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि आरक्षित जो दलितों के लिए सीट आरक्षित थे उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किसमें हुआ था? आनंद मठ में। तो देखेंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये 1882 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और इसे गाया था किसने? 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहली बार गाया था। और 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान द्वारा अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में क्या हो गया? महाभियोग। चंद्रगुप्त टू ने शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त टू ने किससे युद्ध किया था? शकों से। चंद्रगुप्त टू का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा नाम विक्रमादित्य। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और इन्हीं के शासनकाल में आए थे चीनी यात्री फाहियान। और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। आपके क्या बोलते हैं उसको? कालिदास हो गए, वरामिहिर हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये सब इनके नवरत्नों में से थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था तब उन्होंने इनसे संधि की थी। उसी में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना से विवाह भी हुआ था और सेल्यूकस मेगास्थनीज को उनके दरबार में भेजा गया था। और ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। क्या करना था? सुव्यवस्थित करना था। मनसबदारी प्रथा क्या था? इसमें पद और रैंक दिया जाता था कि कोई व्यक्ति है उसे पद दिया जाएगा कि आपके लिए इतने लोग, आपकी वेतन इतनी होगी वो। तो ये कब लाई गई थी? 1571 में। और ये अधिकारियों को पद और वेतन देने से संबंधित था। किससे संबंधित था? अधिकारियों को पद और वेतन। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 5 वर्षों में। और वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 280 में। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 280 में। और अगर प्रथम वित्त आयोग की बात करेंगे तो वो कब हुआ था? 1951 में जिसका गठन हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? केसी नियोगी। और अभी कौन सा चल रहा है आपका वित्त आयोग? चल रहा है 6वां वित्त आयोग।
छठवां तो नहीं है, ये कौन सा हो गया आपका, 16वां हो जाएगा, छठवां तो नहीं है। नवा वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 2024 में। इसका अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगढ़िया। कौन हो गए, अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इधर आपका डिटेल्स दिया हुआ है ना। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। और अगर देश की बात की जाए तो कौन सी होगी, चीन। ठीक है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी, फारसी। फिर वो अंग्रेजों की राजभाषा भी थी, जो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया। उसके बाद कोर्टों में क्या है कि फारसी की जगह इंग्लिश यूज होने लगा था। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। कब बनी थी, 1912 में, जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था राजधानी। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। कब, 1564 में। और 1571 में इसने क्या लाया था, मनसबदारी पर था। तो 1564 में समाप्त कर दिया। तो थोड़ा सा जजिया कर के बारे में देखते हैं। ये क्या था, एक गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगने वाला कर था। क्या था, एक गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगने वाला कर। और इसकी शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले इसके द्वारा लगाया गया था। और फिर फिरोज शाह तुगलक जब राजा बना था तो उसने ब्राह्मणों पर भी ये लगा दिया था। पहले ब्राह्मण इससे बचे हुए थे, ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था, फिर ब्राह्मणों को भी देना पड़ा। उसके बाद जब अकबर आया तो उसने क्या किया, उन्होंने जजिया कर को हटा दिया। उसके बाद आया औरंगजेब और उसने फिर से लागू कर दिया था जजिया कर। फिर देखते हैं, निषाद बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ये नूरजहां का भाई था आसिफ अली, तो उसने बनवाया था निषाद बाग को। और ये कहाँ पे है, ये है आपका कश्मीर में डल झील के पास। ये कब बनवाया गया था, 1633 में, जिसे आनंद का बगीचा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, आनंद का बगीचा। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने किया था, बहलोल लोदी ने किया था 1451 में, जो कि 1526 तक चला था। 1451 से 1526 लोदी वंश। उसके पहले सैयद वंश था। उसके पहले आपका पहला क्या होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय कौन से धर्म से ये हुआ था, विकसित हुआ था, मुस्लिम समुदाय से। तो सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा इसको ऊपर किया जाए। यस। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। कितनी होती है, 26 मील 385 गज। और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 42.195 किलोमीटर। और ये कब से माना जाने लगा, पहले ये थोड़ा कम था, उसके बाद 1921 से ये मानकीकृत हो गया, मतलब ये मानक के रूप में यूज होने लगा। चापेकर भाइयों का संबंध डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या से है। किससे, डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या से। तो ये देखेंगे कि 1897 में चापेकर बंधु क्या थे, 3 भाई थे। उन्होंने 1897 जो पुणे में ब्रिटिश अधिकारी था उस डब्ल्यू.सी. रैंड, उसकी हत्या कर दी थी। और क्यों की थी, क्योंकि जब पुणे में प्लेग महामारी फैला था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। किसने, डब्ल्यू.सी. रैंड ने। इसीलिए इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये कब शुरू हुआ था बनना, 1999 में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहाँ से कहाँ तक है, पहले दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया। ये चारों शहर आपस में जुड़ा हुआ है, 4 महानगर। समुद्री जल में NaCl 77.8% होता है। कितना होता है NaCl, जिसके कारण पानी क्या है, वो खारा लगता है। तो ये 77.8% है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाला धान में। इसमें क्या होता है कि पत्ती जो सूख जाएगी, पीली हो जाएगी, भूरी हो जाएगी, तो इसे लीफ ब्लाइट रोग कहते हैं। ब्लाइट रोग आलू में भी होता है। तो ब्लाइट रोग किस में होता है, ये खास करके सब्जियों वगैरह में ही होता है। ये जीवाणु के कारण होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। कितने पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो इस पे क्या होता है कि
पानी का जो उबलने का क्वालिटी है वो वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। उसके बाद उससे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ये उबलने लगेगा। तब तक ये वायुमंडलीय दबाव के बराबर ही रहता है या उससे कम रहता है, तो वो उबलता नहीं है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, आपका मशरूम हो गया, दाल हो गया, ये सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज तक हो गया। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज था। कौन था? पुर्तगीज। पहला कौन सा आया था? वास्को डी गामा 1498, जिसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से। भोजपत्र क्या होता है? जिसको हिमालयन बर्च या बर्च बार्क भी बोला जाता है। ये क्या होता है? पुराने जमाने में क्या होता है कि पहले जब कागज नहीं था तो इसी पे लिखा जाता था, इसके पत्तों पे लिखा जाता था। मान लीजिए पत्ता है, उस पर लिखना रहता था, तो इसी पे लिखावट होती थी। क्या ये लिखने के लिए यूज होता था। और इसका जो पेड़ है, बेतुला यूटिलिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। क्या नाम है? बेतुला यूटिलिस इसका नाम है। उसी के छाल, पेड़ की छाल से ये बनता है भोजपत्र। तो भोज पे मतलब ये नहीं कि भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए नहीं, इस पे लिखने के काम आता है ये। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। नहीं, ये नहीं है। कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका राज्य भारत में गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक डेंसिटी के हिसाब से बोलेंगे कि जगह के हिसाब से अगर परसेंटाइल में बोलेंगे तो वो कौन सा हो गया? मिजोरम। और अभी अगर बोलेंगे सबसे ज्यादा स्पीड में कहाँ बढ़ रहा है, तो वो आंध्रा में बढ़ रहा है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। किस पे खर्च होता है? ईंधन तेल के आयात पे सबसे ज्यादा मुद्रा, विदेशी मुद्रा खर्च होता है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये स्थित है, खैबर पास। पृथ्वी के सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय पर्वत कौन है? बहिर्मंडल। कितने परत हो जाते हैं? 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्षोभ मंडल का काम क्या है? वो मौसम की घटनाएं इसी में होती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत होता है। मध्य मंडल में उल्का पिंड आके जल जाती है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? ये थर्मोस्फीयर को क्या बोला जाता है? आयन मंडल बोला जाता है, जहाँ पे उपग्रह रहती है और रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होती है। कहाँ से? ये थर्मोस्फीयर, जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं। पारादीप और कांडला पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। कहाँ है? पूर्वी तटों पर एवं पश्चिमी तटों पर। तो पारादीप कहाँ हो गया? ये हो गया उड़ीसा में। और आपका कांडला कहाँ हो गया? ये हो गया गुजरात में। ये दोनों बंदरगाह। नेक्स्ट चलेंगे, विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। किससे होता है विद्युत धारा का मापन? एमीटर से होता है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर। ये किस देश के अंतर्गत आता है? मिस्र का। और ये इसका काम क्या है? ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। क्या? स्वेज नहर। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हो गया था? 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री बेसिन में। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी में। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पेड़, ये सब दब के फिर अवसादी पत्थर नीचे जाता है। इसके नीचे क्या होता है? एक लेयर बन जाता है और वो पेट्रोलियम बन जाता है। वही सब दब के दबाव और तापमान के कारण। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही। और इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा। ये मंडे आज हो गया, तो मंडे से फ्राइडे को वीडियो मिलेगा। और सैटरडे संडे आप लोगों के लिए शॉर्ट्स डाला जाता है, जैसे कि अभी आपका दिया हुआ था कौन सा? अंगल मैसूर युद्ध, फिर बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ये सब का जो है एक शॉर्ट्स बना के डाल दिया जाता है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो ये सब में। तो वो लोग आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।